हेलो फ्रेंड, मैं रंजन कुमार। ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी वीडियो हम एक बना चुके हैं। लगभग 14 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव के टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोगों को समझाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है फर्स्ट, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहते हैं? हाइडेस्पीज। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को किस नाम से जानते हैं? हाइडेस्पीज। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। कहाँ का सिकंदर शासक था? मकदूनिया। और पोरस कहाँ का शासक था? पोरस पंजाब का शासक था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का क्या नाम है? हाइडेस्पीज। इस युद्ध को हाइडेस्पीज भी कहते हैं, और भी एक नाम से जानते हैं, दो नाम से जानते हैं। हाइडेस्पीज के अलावे और भी दो नाम से हम जानते हैं इस युद्ध को। सेकंड नाम से जानते हैं झेलम का युद्ध या विस्तास्ता का युद्ध। क्या? विस्तास्ता, विस्तता का युद्ध। विस्तता या हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम क्या है? तो हाइडेस्पीज या झेलम या विस्तता। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? तो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? 7वां। अशोक जानते हैं आप लोग कौन थे? अशोक किस साम्राज्य का राजा था? अशोक किस साम्राज्य के राजा थे? बताइएगा। मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य। किस वंश के शासक थे ये अशोक? अशोक का हम तो क्वेश्चन दिए हैं आप लोग के सामने कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? तो आप जानते हैं फ्रेंड 7 या 7वां। ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि अशोक किस वंशज का राजा था, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्या बताइएगा? आपको बताना है मौर्य वंश। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। अब बिंदुसार का ये पुत्र है अशोक। किसका पुत्र है? बिंदुसार का पुत्र है अशोक। अब आप दिमाग में रखिएगा कि अशोक नाती था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। समझ में आ रहा है फ्रेंड? तीसरा नंबर, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया? आप हिंद यूनानी का नाम सुने होंगे, हिंद यूनानियों का। ठीक, ऐसे यूनान देश है। यूनान का राजधानी कहाँ है? यूनान का राजधानी एथेंस है। कहाँ? एथेंस। 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को सामने, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? ऐसे गुप्त वंश का स्थापना कौन किया था? श्रीगुप्त। सिंपल है, लेकिन गुप्त आएगा कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया का नाम नहीं जानते हैं, याद रख लीजिए। हम अभी किसी भी पैसा को हमारे इंडिया में मनी को क्या कहते हैं? रुपया। जो हमारे पास पैसा चलता है हमारे इंडिया में, अमेरिका में डॉलर कहते हैं, अभी हमारे इंडिया में पैसा को रुपया कहते हैं। रुपया मनी यहाँ किस रूप में चलता है? रुपया के रूप में। ठीक, उसी प्रकार गुप्त काल में चांदी के सिक्के को, किसको? चांदी के सिक्के को रुपया का, रुपये या का कहा जाता था। 5 नंबर तक क्लियर है? अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का
नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अब अभिलेख है क्या? अभिलेख या शिलालेख? नाम सुने होंगे आप लोग, अभिलेख या शिलालेख। शिलालेख जैसे अभी हमारे इंडिया में जो भी नियम कानून है हमारे संविधान में संग्रह करके रखा गया है। संविधान में बात ये वर्णन है, हमारे नियम कानून जो हमारे ऊपर लागू है, नियम कानून हमारे ऊपर जो बनाया है नियम कानून, वो कहाँ संग्रह करके रखा गया है? संविधान में। और संविधान के आधार पर ही हम लोग अपना जीवन का निर्वहन या जो भी अधिकार है संविधान के थ्रू ही हमको मिला है। उसी प्रकार अशोक के जो संविधान या संविधान था वो उनके अभिलेख में चर्चा, अभिलेख में वर्णन किया जाता था। इस अभिलेख में जो भी बात था उसको अशोक ने क्या किया था? अशोक के जो भी अभिलेख में बात नियम कानून था, अशोक के नेतृत्व में बनाया हुआ नियम कानून, उसको क्या किया? शिलालेख पर कुदवा दिया था। किस पर? शिलालेख। शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर पर लिखवा दिया था। समझ में आ रहा है? तो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, यानी किस बुक में मिलता है, यानी कहाँ मिलता है, कहाँ किस शिलालेख में मिलता है? तो आपको जवाब देना है मस्की अभिलेख में। किस अभिलेख में? अब ये मस्की है क्या भाई? मस्की अभिलेख नाम क्यों पड़ा? तो मस्की अभिलेख बता रहे हैं। कर्नाटक का नाम आप लोग सुने होंगे। तो कर्नाटक में एक मस्की नदी है। कहाँ मस्की नदी है? कर्नाटक में एक मस्की नदी है। उस मस्की नदी के किनारे अभिलेख प्राप्त हुआ। ठीक, उस मस्की नदी के किनारे क्या प्राप्त हुआ? अभिलेख प्राप्त हुआ। उसी अभिलेख को मस्की अभिलेख कहा जाने लगा। उसमें ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक और अभिलेख में मेरे फ्रेंड अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस अभिलेख में? गुजरा अभिलेख में। गुजरा अभिलेख का नाम सुने होंगे, जो मध्य प्रदेश में है। गुजरा गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वहाँ से भी एक अभिलेख प्राप्त किया गया। अशोक को वहाँ पर प्रियदर्शी के नाम से जाना गया। उस अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिला? प्रियदर्शी। आता है क्वेश्चन कि अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो देवप्रिय, प्रियदर्शी। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन, बीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर तक हमने आपको समझाने का प्रयास किया फ्रेंड। अब 7 नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो अकबर की शासन की प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी हम आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही अपने बोर्ड पर लिखकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो परीक्षा में बार बार आता है, यानी आने की संभावना रहता है ऐसा क्वेश्चन को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन को ऐसा देख कर लगता होगा कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं अभी आप लोग प्रोवाइड कराएंगे, और ऐसा लगेगा कि चलिए क्या देखना है, इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं, इससे क्या मिलने वाला है। ये तो एक लाइन का एक क्वेश्चन हम बना दिए हैं और बोर्ड पर लिख दिए हैं आपको, और ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे भी आप ठीक है 10, 15, 20 मिनट का मेरा वीडियो होगा, इससे अधिक नहीं होगा। और कोई वीडियो को आप चलाना स्टार्ट करते हैं, ऐसा वीडियो को चलाइए अपने यूट्यूब पर जिससे कुछ प्राप्त हो। ऐसे ही टाइम एक्सपेंड करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी आप लोग का जीवन 20 से लेकर 30 बरस तक अगर आप चाहें प्रयास कीजिएगा तो जॉब निश्चित मिलेगा। तो हम क्यों दूसरे वीडियो पर या अन्य चीज़ों पर टाइम अपना एक्सपेंड करें? वीडियो पे ठीक है कभी कभी इंटरटेनमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अभी आप 20 और 30 बरस के एज में हैं तो कुछ प्रयास पढ़िए, प्रयास कीजिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आप इंटर या मैट्रिक कर लिए हैं, बीए कर लिए हैं, तो फॉर्म अप्लाई कीजिए और प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए।
प्रयास ऐसा चीज़ है कि सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आप हाथ पे बैठ के घर पर रहिएगा, सोचिए कि जॉब लेना बड़ा मुश्किल है, नहीं छोड़िए, क्या पढ़ना है, मस्ती करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, तो ठीक है, बाद में आपको पता चलेगा जब आपका एज 30 बरस के ओवर हो जाएगा, बाद 30 बरस से ऊपर होने लगेगा, तब पता चलेगा कि ओ माय गॉड, अभी तक तो जॉब लगा ही नहीं, अब क्या करें। तो अब क्या कीजिएगा, पैसा तो कमाना है, पैसा तो कमाना आपका मजबूरी है, क्योंकि नहीं पैसा कमाइएगा तो फिर कैसे, आप पैसा नहीं कमाइएगा तो कैसे जीवन का निर्वहन कीजिएगा। तो आप प्राइवेट फैक्ट्रियों में इधर उधर जाइएगा। हम आपको इसके बाद अगले वीडियो में हम आप ज़रूर बताएंगे कैसे आपका करियर बेहतर होगा, क्या कीजिएगा कि करियर बेहतर होगा। ऐसे भी हमारा वीडियो देखने में पैसा उसा तो लग नहीं रहा है, तो फिर कुछ ऐसा देखिए कि आपका टाइम एक्सपेंड ना, कुछ मिल जाए, तो हम फिर आपके करियर पर हम वीडियो नेक्स्ट टाइम में बनाएंगे। फ्रेंड थोड़ा क्वेश्चन पर भी ध्यान दे दें। 8 नंबर क्वेश्चन है ये, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी। ये क्वेश्चन है, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा क्या है। हम इसके पहले बोले थे अस्थाई बंदोबस्त, ये और एक टॉपिक था, उस पर वीडियो बनाने के लिए ज़रूर बनाएंगे फ्रेंड। अभी हम केवल लूसेंट का निचोड़ जो होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वहीं आप लोगों के सामने हम लिख रहे हैं। ये देखिए कि अभी आप सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो आप अभी पढ़िए, पढ़ते पढ़ते ऐसा होगा कि आपके माइंड में एक पूरा क्वेश्चन समाहित हो जाएगा, समा जाएगा, और अगले कंपटीशन में आपका काम आएगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या एसआई या बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत काम आएगा। कहीं ना कहीं ज़रूर क्वेश्चन इसमें से लड़ने वाला है, एक न एक या एक से अधिक भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हाँ लगातार वीडियो बनाए तो लगभग 40% 50% तक क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो देखते हैं, जजिया कर को पुनः लागू किस शासक ने किया। ये बोला, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा क्या है, तो मनसबदारी प्रथा सैनिकों को बढ़ावा देने की प्रथा है। मनसबदारी प्रथा सैनिकों को क्या देने की, बढ़ा, सैनिक को कैसे डेवलप करें। जैसे हमारे मोदी सरकार सैनिक डेवलप करने में केवल लगे हैं, और बेरोजगारी के प्रति उनका रुझान नहीं है कि कैसे बच्चों को रोजगार दिया जाए। ठीक है, वो भी ठीक है, हमारा देश मजबूत होगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, ये बात सत्य है, लेकिन बच्चों पर भी ध्यान उनको देना चाहिए। और यही अकबर क्या किया था, सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा लाया था। मनसबदारी प्रथा किसके लिए लाया गया था, सेना को मजबूत करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन, अच्छे मनसबदारी प्रथा इस अकबर के पहले भी एक शासक लाया था, चंगेज खां, उसके बारे में भी हम डिटेल्स आपको बताएंगे। अब जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था, हम आपको बताए थे फ्रेंड, जजिया कर अकबर ने समाप्त किया, लेकिन लागू कौन कर दिया, औरंगजेब। किसने, औरंगजेब लागू कर दिया था जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के पत्ती की शुरुआत किस अंग्रेज शासक ने की। सहायक संधि यानी राजा और अंग्रेजों के बीच सहायता। सहायक संधि का मतलब राजा और अंग्रेजों के बीच एक सहायक, ऐसा संधि जो राजा और अंग्रेज और राजाओं के बीच एक संधि यानी मैत्रीतापूर्ण बातें चली, उसको क्या कहते हैं, सहायक संधि। सहायक संधि के पद्धति की शुरुआत किसने की, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि क्या है डिटेल से बताएंगे, इस पर लगभग 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे आपको और प्रोवाइड कराएंगे। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की, सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किस अंग्रेज शासक ने, लॉर्ड वेलेजली। याद रखिएगा, सहायक संधि के लॉर्ड वेलेजली। अंग्रेजी शासक क्या नाम था, लॉर्ड वेलेजली। ठीक, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन सहायक संधि शब्द कौन पहले लाया था, तो लॉर्ड डुप्ले। सहायक संधि शब्द कौन पहले लाया था, डुप्ले। डुप्ले कौन था, तो फ्रांस का गवर्नर था। ठीक, डुप्ले का कौन था, तो फ्रांस का गवर्नर था, जो भारत में अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आया था मेरे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में किस बंदरगाह से व्यापार किया जाता था, ताम्रलिप्ति। ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। गुप्त काल में किस बंदरगाह से व्यापार किया जाता था फ्रेंड, ताम्रलिप्ति से। याद रखिएगा, ताम्रलिप्ति व्यापार बंदरगाह था। बंदरगाह क्या है, जैसे हम जहाँ पर जिस स्थान पर रेलवे लगता है, यानी रेल लगती है, उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं। और जिस स्थान पर बस लगता है उसको बस स्टैंड कहते हैं। और जिस स्थान पर जहाज़ लगती है उसको हवाई अड्डा कहते हैं। उसी प्रकार पानी वाला जहाज़ जहाँ लगता है उसको कहते हैं बंदरगाह। पहले मैक्सिमम व्यापार बंदरगाह से किया जाता था फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तो उसी प्रकार गुप्त काल में किस बंदरगाह से व्यापार किया जाता था, तो उसका नाम था ताम्रलिप्ति। क्या नाम था, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। अगर हम यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं तो आप आंसर को अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई में रुचि लाइए, ऐसे नहीं होगा। अपना टाइम एक्सपेंड बर्बाद करके कुछ आप हासिल नहीं करने वाले हैं। टाइम पढ़ाई में थोड़ा सा रुचि लाइए फ्रेंड, मेरे छात्र ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि की पद्धति, ये गुप्त काल में किस बंदरगाह से व्यापार किया जाता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ। किसको, चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन अगर आएगा कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन है, अंग्रेज था। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा अंग्रेज था, प्रतिबंध मतलब प्रेस पर प्रतिबंध लगाना, यानी पेपर ऊपर छपने से रोक लगा देना, प्रेस पर ही प्रतिबंध। तो लॉर्ड लिटन था। कब लगाया था प्रेस पर प्रतिबंध, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, पढ़े होंगे 10 क्लास में पढ़ना है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लगाया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना, तो प्रेस पर मुक्तिदाता, यानी मुक्तिदाता का मतलब होता है मुक्त कर देना, यानी प्रेस से प्रतिबंध को क्या कर देना, हटा देना। तो कौन प्रेस का मुक्तिदाता, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना काल से शुरू हुई, तो श्वेत क्रांति 5वीं पंचवर्षीय योजना काल से शुरू हुई। श्वेत क्रांति 5वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब, ये श्वेत क्रांति क्या है, इसको ऑपरेशन ऑफ फ्लड के नाम से भी जानते हैं। यानी फ्लड मतलब बाढ़। कैसा ऑपरेशन किया गया, 1970 की बात है। कब की बात है, 1970 ऑपरेशन ऑफ फ्लड 1970। कब की बात है फ्रेंड, 1970 की बात है। तो भारतीय श्वेत क्रांति यानी दूध में क्रांति आ गई। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन में क्रांति आ गई। कब, 1970 ईस्वी में। दूध क्रांति में क्या आ गई, क्रांति आ गई 1970 ईस्वी में। तब आएगा क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो दूध से रिलेटेड है, ये दूध से संबंधित है। दूध के उत्पादन में अपार वृद्धि की गई। कब, 1970 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये हो गया श्वेत। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आप बताइएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। श्वेत क्रांति किस भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। किसे, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ है भाई, केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ है, पक्षियों का स्वर्ग, यानी पक्षियों का स्वर्ग समझते होंगे, जैसे परियों का स्वर्ग,
जहाँ परी पाई जाती है उसको स्वर्ग कहते हैं, इंद्रदेव जहाँ रहते हैं स्वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार पक्षी, अनेक पक्षियाँ निवास करती है, यानी पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो भरतपुर में। कहाँ पर है फ्रेंड? भरतपुर में, याद रखिएगा। केवलादेव घाना नेशनल पार्क भरतपुर में। आप कॉपी पेन उठा कर भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे माइंड में सेट नहीं कर रहा है तो कॉपी उठाइए, थोड़ा लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम 500 1000 का एक ग्रुप बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, 1 लाइन जीके लिख कर, ठीक। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो भरतपुर में। अब बताइए भरतपुर को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए भरतपुर को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार। भरतपुर को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार। जानते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि आप उसी रास्ते से राजस्थान में प्रवेश कीजिएगा। किस रास्ते से? भरतपुर के रास्ते से। आप यदि इधर से आप जाते हैं तो किस रास्ते से आप एंट्री कीजिएगा राजस्थान में? तो भरतपुर के रास्ते आप राजस्थान में एंट्री कीजिएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो भरतपुर में। भरतपुर को किस नाम से जानते हैं? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके पहले वाले वीडियो में फ्रेंड थोड़ा सा स्लो मोशन में हमने उस वीडियो को बनाया था। अभी ये मेरा सेकंड वीडियो है जीके से रिलेटेड। इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। अभी मेरे पास उतना साधन नहीं है जिससे कि मैं आप लोग को अच्छा क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। जो है हमारे पास अभी यही है। हम प्रयास करेंगे कि अपने संसाधन को बढ़ाकर आप लोगों के समक्ष बेहतर से बेहतर वीडियो और बेहतर क्वेश्चन लाएं कि आपका जीके और जीएस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए लिए, ठीक है फ्रेंड। और अब बात रहा जीके जीएस के लिए, तो आप निश्चिंत रहिए। लूसेंट का जो भी निचोड़ होगा, लूसेंट आप पढ़ते होंगे समझ में नहीं आता होगा, आप लूसेंट पढ़ते होंगे याद होता होगा, भूलते होंगे, लेकिन मेरा वीडियो आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए। 2 बार आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, रात को सोते समय भी आप देख सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। जितना ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन लिखे हैं फ्रेंड। 14 में आपको लगभग 25-30 क्वेश्चन मिल जाएगा, 25-30 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हम इससे भी आपको बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी ये मेरा सेकंड वीडियो है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जो हमसे गलती होता होगा कमेंट में डाल सकते हैं कि सर आप ऐसा कीजिए, सुधार कीजिए। हम ज़रूर सुधारेंगे मेरे फ्रेंड। इससे लंबा वीडियो नहीं हो, बस इतना ही। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी बेहतर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और सब्सक्राइब करने में पैसा आपको नहीं लगता है, रेड बटन बस दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कि अगले बार जो वीडियो हम अपने चैनल पर डालें आपको मिल जाए। तो थैंक यू।